हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल में डिफरेंस। पौधे और जंतुओं में जो बेसिक अंतर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं उन दोनों क्लासेस में हमने फंडामेंटल जो करैक्टर होते हैं लिविंग के उस पर चर्चा की थी। जो फंडामेंटल करैक्टर हैं उन पर हमने चर्चा की थी। हम कैसे निर्धारित करें कि ये सामने रखी हुई चीज सजीव है या निर्जीव है। तो हमने उनके जो फंडामेंटल करैक्टर थे उन पर हमने बात की थी। सजीव के अंदर कॉन्शियसनेस पाई जाएगी, सजीव के अंदर जो है संवेदना होगी, सजीव के अंदर मूवमेंट होगा, सजीव के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होगा, सजीव के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, हैं वो एक्सक्रीट करेगा, वो रेस्पायर करेगा, वो श्वसन करेगा, वो अपना भोजन करेगा ना। ये बिल्कुल फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो हम उन चीज़ों से पहचान सकते हैं जो निर्जीव है, ये बता सकते हैं कि सजीव है ये निर्जीव है। चलिए, तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है अभी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। पौधों और जंतुओं में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जो लक्षण हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में वही लक्षण अब यहाँ दोबारा से आएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सा लक्षण कहाँ ज़्यादा प्रभावी है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो जो पौधे होते हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, जो पौधे होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो पौधे होते हैं उनमें होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड का मतलब जब से वो पौधा बना है, जब से उसका जर्मिनेशन हुआ है बीज का, जब से पौधा अस्तित्व में आया है और जब तक उसकी मृत्यु होगी उस टाइम तक भी उसमें वृद्धि होती रहेगी। जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में ऐसा नहीं है। एक निश्चित उम्र के बाद जंतुओं की ग्रोथ रुक जाती है। पौधों में क्या होता है? पौधों में ग्रोथ होती है मोस्टली 2 जगह होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती है। तो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है रूट जो ग्रो करती है उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो उसकी टहनी वाली जो ट्यूब वाली जो टिप होती है उसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, अब ये बताओ कि जड़ भी नीचे ग्रोथ कर रही है और टहनी ऊपर ग्रोथ कर रही है, तो पौधा तो पतला पतला रह जाएगा, है ना। जो पौधा वो मान लो छोटा सा था, वो ग्रोथ कर रहा है तो पतला रह जाएगा, या उसकी टहनी खाली ग्रोथ करेगी, मेच्योरिटी नहीं आएगी। तो पौधे की लंबाई भी तो बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है। पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए जो नोड होती है उनके बीच में जो ग्रोथ हो उसके लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो जड़ को बढ़ाने के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो उसकी शाखा होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। और उस पौधे की लंबाई को इंटरनोड जो होती है, जो नोड और इंटरनोड जो होती हैं उनको बढ़ाने के लिए उसमें होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब पौधा नीचे भी बढ़ रहा है, जड़ भी बढ़ती जा रही है, उसकी टहनी बढ़ती जा रही है, वो लंबाई में बढ़ता जा रहा है, तो पौधा बहुत कमजोर हो जाएगा। तो जो कमजोर हो जाएगा वो चल ही नहीं पाएगा। पौधे की मोटाई भी तो बढ़ना चाहिए उसकी लंबाई के हिसाब से, तो मोटाई बढ़ाने के लिए भी एक लेटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रोथ होती है, इन्हीं 4 जगह पर पौधों में ग्रोथ होती है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ, सॉरी अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन होती है लोकेलाइज है, यानी 4 लोकेशन है इसकी यहाँ होगी। ठीक है, जंतुओं में ऐसा नहीं है। जंतुओं में ग्रोथ होगी पूरे शरीर में एक जैसी होगी, ऐसे नहीं कि उसके केवल हाथ बढ़ेंगे या उसके पैर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, या उसकी नाक ही नाक बढ़ती चले, ऐसा नहीं होगा वो उसमें। जंतुओं में क्या होगा? जंतुओं पूरे शरीर की ओवरऑल जो है ग्रोथ होगी, लेकिन वो लिमिटेड टाइम तक होगी। हो सकता है 18 साल तक हो, 20 साल तक हो, 25 साल तक हो, बस उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो जंतुओं में क्या होता है? ग्रोथ होगी लिमिटेड और होगी अनलोकलाइज। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि ग्रोथ प्लांट में कैसी होती है? लिमिटेड प्लांट में होती है अनलिमिटेड। ठीक है,
प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड और लोकलाइज ग्रोथ होती है। और ये 4 जगह पर होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट में पाया जाएगा, रूट की नीचे ग्रोथ होगी। शूट एपिकल उसकी जो पत्तियां जो होती है, जो नए नए कोपल निकलते हैं, वहां जो ग्रोथ होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है, उसमें ग्रोथ होती है। पौधे की जो, देखिए पौधा जो ग्रोथ करता है, मुझे लाना पड़ेगा, जैसे पौधा होता है, देखो जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकली एक, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकली, एक ही पत्ती निकली यहाँ से। तो जहां से पत्ती निकली है छोटा सा बड दिखाई देगा आपको जब आप कोई पत्ती तोड़ेंगे तो ये क्या है इसकी, ये है नोड, क्या है ये, इसको बोलते हैं नोड, ठीक, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। तो इन दोनों नोड के बीच में इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनोड बोलते हैं। तो जहां पत्ती निकलती है उस हिस्से को, आपने ये बताओ, आपने गन्ना देखा है, गन्ने की पत्ती कहां से निकलती है, जहां से गन्ने की पत्ती निकलती है तो गन्ने में एक आंख जैसी रहती है, जहां से वो अंकुरण करके निकलता है, वो बड होती है, वो कलिका होती है। जब पौधा ऊपर से टूट जाता है, जो गन्ने का जो पत्तियां होती है वो पूरा उसको कोई जानवर चर लेता है या तोड़ फेंक देते हैं, तो जो पौधा होता है वो अपनी फोटोसिंथेसिस उसको करनी पड़ेगी, तो वो जो आंख जैसी होती है उसी में से क्या कर लेता है, वो अपनी नई पत्ती निकाल लेता है, इसीलिए तो उसी को काट के हम गाड़ते हैं। तो जो गांठ होती है गन्ने की वो नोड होती है, और गांठों के, दो गांठों के बीच में जो इस पे जो रहता है, जिसमें रस भरा रहता है, उसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो इन इंटरनोड की जब तक लंबाई नहीं बढ़ेगी, देखो एक गन्ना है, ये गन्ना है, इसके ये नोड छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, तो पौधा की लंबाई कम होगी। एक पौधा है उसकी उसकी इंटरनोड लंबे लंबे है, ये ज्यादा लंबा है, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो पौधे की लेंथ के लिए ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए जंतुओं में ऐसा नहीं है। जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक टाइम तक, एक निश्चित टाइम तक ग्रोथ होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन होगी पूरे शरीर में, जब पूरे शरीर में होगी तो उसकी कोई लोकेशन तो है नहीं, इसलिए उसको अनलोकलाइज बोलेंगे। और एक निश्चित टाइम बाद बंद हो जाएगी ग्रोथ होना, रुक जाएगी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और पौधा जब तक, जिस दिन से उसका जर्मिनेशन हुआ सीड का, तब से लेकर जब तक पौधा की डेथ होगी तब तक उसकी नई नई कोपल निकलती रहेंगी, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, लेकिन करेगा वही जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता कि टहनी है तो उसकी जो उसका स्टेम है वहां से ग्रोथ होनी शुरू होती, नहीं, ग्रोथ वहीं होगी ज्यादातर, ठीक है। करता है मोटाई बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए कम करता है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल दरअसल मिलकर बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, इसकी मिलकर बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। जब हम सेल पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, देखो हम जो ये क्लास चल रही है अभी हम बिल्कुल बेसिक पर बात कर रहे हैं, इसमें हम नीट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर अंतिम तक, लास्ट चैप्टर तक। हमको बहुत सारी किताबें हैं, डॉक्टर MP कौशिक है, डॉक्टर रमेश गुप्ता है, और NCERT बिटवीन दी लाइन, बियॉन्ड NCERT जाकर हमको जो सिलेबस है नीट का उसको पूरा करना है। एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट जो आएंगे उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ना कहें कि हम किस किताब में से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो हम NCERT भी कवर करेंगे, और जो स्टेट बोर्ड की जो 11th और 12th की बायोलॉजी उसको भी कवर करेंगे। और जो बच्चे अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे DSSP का दे रहे हैं, या बिहार स्टेट का दे रहे हैं, ये जो UP टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या SSC CGL का दे रहे हैं, या जो UP PCS RO दे रहे हैं, जो उसमें बायोलॉजी वाला जो पोर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड होता रहेगा। क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम के हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, कहाँ किस लेवल का पूछा जा रहा है, और आगे हम क्वेश्चन की सीरीज भी रखेंगे, उसको भी, उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। अभी शुरुआत है, तो इसलिए इसमें NCERT को हम छोड़ेंगे नहीं, NCERT हमारा बेस रहेगा। NCERT हम सिलेबस की तरह यूज करेंगे, उसको पूरा फोड़ेंगे एकदम, ठीक है। बियॉन्ड NCERT, बिटवीन दी NCERT की जो लाइन है उनमें क्या क्या बात वो बोल रहा है, NCERT एक्चुअल में सिलेबस की तरह है, समझ रहे ना। एक एक लाइन में बहुत कुछ बात बोल देते हैं NCERT, वो समझ में आप पे आएगी नहीं, तो वो बांचना नहीं है हमको उसको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है सेलुलोज। और सेलुलोज क्या काम करता है भाई? सेलुलोज का कुछ काम है? सेलुलोज का काम है सेल वॉल का निर्माण करना। इसका निर्माण करना सेल वॉल का। और सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है। डेड मतलब अजीवित होती है, मृत होती है। जो लकड़ी होती है इस सेल वॉल की बनी हुई होती है, ठीक है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो सेलुलोज ही है। इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट वो सेलुलोज ही है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड है। जितनी भी लकड़ियां हैं इसी की तो बनती है लकड़ी, ठीक है। तो ये किस में पाया जाएगा? केवल ये प्लांट्स का फीचर है। किसी भी जंतु में सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ये पाया नहीं जाता। तो हम लोगों की जो कोशिका होती है, जितने जानवर हैं, जंतु जो हैं, उनकी कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेलुलोज नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये है। चलिए अगला बात करेंगे हम क्लोरोफिल की। किसकी बात करेंगे? क्लोरोफिल। एक वर्ड आ जाता है फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रक्रिया है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है ना। एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि रॉ मटेरियल से कोई नया माल बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो नया पदार्थ बनना है और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यदि टूट जाए कार्बन डाइऑक्साइड जल में, वो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसी? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। किसकी बात करेंगे? क्लोरोफिल की बात करेंगे। तो देखो क्लोरोफिल जो है एक जो है ऐसा मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल हरे कलर का होता है। और जितने भी प्लांट हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की क्षमता क्या है? क्लोरोफिल की क्वालिटी क्या है? क्लोरोफिल की एबिलिटी क्या है? क्लोरोफिल के पास एक ऐसी योग्यता है, ऐसी एबिलिटी है कि वो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाइंड करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये किसका फीचर है? ये फीचर प्लांट्स का है, स्पेशली हरे हरे पौधों का। फंगस होती है, फंजाई जो होती है, कवक जो होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। वो खुद पैरासाइट की तरह रहती हैं, खुद उनको जो है सले गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करना होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये केवल किस में पाया जाएगा? केवल पौधों में पाया जाएगा, एनिमल में ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी से क्लोरोफिल की वजह से पौधे क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या कर लेते हैं? वो अपना खुद का भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस और इससे रिलेटेड जो हमारे ट्रॉफिक लेवल है, देखो फोटोसिंथेसिस के आधार पर हरे पौधों को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, ठीक है। तो जितनी भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और बाकी इनके अलावा हरे पौधों के अलावा जितने भी जंतु इस दुनिया में वो सारे क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स हैं। जित सारे जंतु क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स हैं। वो अपना भोजन खुद निर्माण नहीं कर सकते, केवल हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश में। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट उनके पास है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को और जड़ों द्वारा प्राप्त किए गए जल को बाइंड करके सूर्य की रोशनी में आई हुई एनर्जी को यूज करते हुए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो ये चीज जो है। तो सारे एनिमल क्या हैं? सारे एनिमल क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स। अच्छा ये बताओ मुझे, ऑल एनिमल है ना? ऑल एनिमल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो ये ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप का मतलब समझ रहे हैं?
ये बताओ स्वपोषी या अपना भोजन खुद बनाने का मतलब क्या है? देखो, स्वपोषी का मतलब ये है, ध्यान से सुनो मेरी बात। स्वपोषी का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, कच्चा माल क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, दोनों को मिलाने से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो पदार्थ ग्लूकोज बनता रहेगा, उसमें फिर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी उसके बाद वो शर्करा बन जाएगा। कौन सी शर्करा? माल्टोज बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा, सेल्यूलोज बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, ये पौधे तेल बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पूरे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होगा, लेकिन पहले बनेगा ग्लूकोज। फिर क्या होगा? पौधे अपने शरीर में, मतलब अपने पौधे किसी भाग में इकट्ठा कर लेंगे। देखो, हम पुदीना खाते हैं, धनिया खाते हैं, पालक खाते हैं, और क्या खाते हैं? पत्ता गोभी खाते हैं। तो जितने हम पौधे का जोन सा भाग खा रहे हैं, पौधे ने अपना भोजन उस भाग में इकट्ठा करके रख रखा है। मेरी बात समझे? जड़ में मूली खाते हैं, शलजम खाते हैं, गाजर खाते हैं, शकरकंद खाते हैं। उस पौधे ने अपना भोजन किसने इकट्ठा करके रखा था? जो फोटोसिंथेसिस बना था, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना था, उसने अपना भोजन जड़ के रूप में इकट्ठा कर लिया। अब मेरी बात सुनो, देखो, आप में ऐसा कोई बालक है जो ये बता सकता हो, बताओ ये बात कि ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन जड़ में क्यों इकट्ठा करके रखते हैं? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कल ढूंढ के लाएंगे, गूगल से, यूट्यूब से, किताब से, किसी अपने बहन भाई से पूछ के इसका आंसर कल आप मुझे देंगे। ठीक है? और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ पौधे अपना भोजन जड़ों में इकट्ठा करते हैं, कुछ पौधे अपना भोजन भूमिगत तने में इकट्ठा करते हैं। जैसे अदरक है, आलू है, भूमिगत तना है ना, ये उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या कारण है? केला देखा है? केला जो एक हार्ब ही तो है, एक शाख ही तो है, उसमें लकड़ी तो होती नहीं, उसका तना भूमिगत होता है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि केले को अपना तना जमीन में दबा के रखना पड़ रहा है, भूमिगत रखना पड़ रहा है। और बाकी पत्तियां अरबी में देखते होंगे, रतालू जिमीकंद या कुछ क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा मोटा जो होता है, हाथी पैर जैसे जो होता है वो होता है ना, तो जमीन में क्यों दबा के उसको रखते हैं? क्या उसका कारण हो सकता है? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो बताएंगे तुरंत। ठीक है? कल मुझे बताएं, कहीं से पूछ कर आए लेकिन बताना जरूर, सर्च करना, थोड़ा दिमाग लगाना। आखिर क्या आप लोग खुद सोच कल्पना भी दे सकते हैं, जो अनुमान आपका रहा होगा, जो खुद की कल्पना भी कर सकते हैं कि आखिर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बताएं जरूर। ठीक है? तो पौधे ने ग्लूकोज के द्वारा जो जो फोटोसिंथेसिस जो भोजन बनाया, उसको अपने अलग अलग भागों में रख लिया। देखो, जड़ों में रख लिया अपना भोजन इकट्ठा करके, तने में रख लिया। तने में कौन कौन रखता है? आलू रखता है, अदरक रखता है, और गन्ना रखता है। तो गन्ने को बड़ा अच्छा उदाहरण है, गन्ना रखता है तने में अपना भोजन इकट्ठा करके। और पत्तियों में कौन कौन रखता है? धनिया रखता है, पुदीना रखता है, पालक रखता है, मेथी रखता है ना, और बताओ, सोया मेथी है, पत्ता गोभी रखते हैं ना। एक एक बड़ा फेमस चाइनीज वगैरह, ये मैंने इनकी देखा है, इन लोगों के यहाँ जो इनका भोजन होता है वो दुनिया भर की पत्तियाँ खा रहे होते हैं, सलाद वाला टाइप की सी। हम देखते हैं फिलीपींस वगैरह के जो लोग हैं ना, तो ये सारे जो अपना भोजन उन पत्तियों में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है? और जड़ों में हो गया, तनों में, पत्तियों में हो गया, कुछ कुछ अपने फूल में इकट्ठा करते हैं। हम फूल गोभी खाते हैं, तो फूल गोभी क्यों खाते हैं? जिस क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं, यहाँ यहाँ जो काशीफल या कद्दू जो होता है, पंपकिन जो होता है, उसके फूलों को लोग खाते हैं। तो खाते क्यों हैं? यदि उसमें कुछ नहीं मिलता तो शायद ना खाते। समझ रहे हैं आप लोग? और कुछ पौधे अपना भोजन जो बीजों में रखते हैं, जिनके बीज हम पीस कर खाते हैं, रोटी बनाकर खाते हैं ना। तो ये जो कहीं ना कहीं इसका साइंटिफिक एक रीजन रहा है। ठीक है? चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब यही होता है कि हम जो भोजन बनाने वाले जो वो है ना, प्री प्रोडक्ट हैं, जो रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इन दोनों को मिलाने से हम ग्लूकोज बना सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तेल ले लिया मार्केट से, हमने सब्जी ले ली मार्केट से, मसाले ले लिए मार्केट से, अपने रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बना डाले, 1000 प्रकार के, 56 प्रकार के भोग बना डाले। इसका मतलब ये स्वयंपोषी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है।
देखो, पौधे ने जो भोजन बनाया था, सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाया था, उसके ही तो प्रोडक्ट हैं सारे, चाहे मसाले हो, चाहे तेल हो, चाहे आलू हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, है ना, फल हो, ये सब उसी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो अब ऐसा कोई जंतु है ही नहीं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना सकता है। तो इसलिए जो भी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में ना बना सकता हो उसको क्या बोलते हैं हम? हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, फंगस है, उसके पास हरा कलर नहीं, पौधे जैसा लगता है थोड़ा सा कि हाँ उसमें थोड़ी हल्की सी जड़ जैसी, थोड़ा सा स्टेम जैसा, बहुत सॉफ्ट होता है ना, लेकिन उसमें वो ही नहीं है, और वो अंधेरे में ही सूर्य के प्रकाश में उपज भी नहीं पाता, है ना, वो छायादार उसमें रहता है जहाँ नमी ज़्यादा हो, वो अपना भोजन नहीं बना पाता, जो पदार्थ रहते हैं उसमें सड़े गले पदार्थों में अपने एंजाइम डालता, पचा के उसको एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये है, तो अब समझ में आया ना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए अब एक बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मूवमेंट। कोई बताएगा पौधों में मूवमेंट कैसे होता है? देखो, अब बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट में क्या होता है कि जितने जानवर होते हैं वो एक जगह फिक्स नहीं रहते, लेकिन जितने पौधे होते हैं वो एक जगह क्या रहते हैं, जड़ों द्वारा, या जो छोटे पौधे उनमें जड़ों की जगह पर राइजोइड पाई जाती है। ठीक है, वो छोटी छोटी जड़ होती है जैसे ब्रायोफाइटा, वो एक जगह अटैच रहते हैं। क्या रहते हैं? एक जगह अटैच रहते हैं। तो अटैच रहते हैं तो उसमें क्या है, फिर वो इधर उधर आ जा नहीं सकते। हालांकि कुछ कुछ जो मोटाइल एल्गी हैं, वॉलवॉक्स है जैसे, है ना, तो ये पानी में घूम लेती हैं बस। वो इनके पास सीलिया होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और ये वॉलवॉक्स, इनके पास सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब ऐसे पंख जैसे होते हैं ना, धागे जैसे, उनकी वजह से वो मूवमेंट करके घूम लेते हैं। लेकिन और पौधे तो नहीं घूम पाते, मूवमेंट कर सकते हैं। वो कैसे मूवमेंट करते हैं? हवा चले तो इधर से उधर हो सकते हैं। या सूर्यमुखी देखिए आपने, सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या करता है, जिधर सूर्य होता है उधर थोड़ा सा उसको मुंह अपना ऑटोमेटिक मूव कर जाता है ना। और जिधर धूप होगी, फोटोट्रोपिज्म है ना, जिधर धूप होगी उधर पौधे मुड़ जाएंगे। जड़ जियोट्रोपिज्म शो करती है, जिधर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उधर साइड मूवमेंट करेगी जड़। अब देखो, पौधा टेढ़ा भी आपने लगाया तो सीधा हो जाता है, ना। क्यों? क्योंकि पौधे के अलग अलग भाग जो है वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, चलिए। और जानवर, जानवर इधर से उधर एक टांग से कहीं भी कूदेंगे, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, मंकी, मंकी देखो कैसे छलांग लगाते हैं, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं ना। चलिए, अगली बात हम करेंगे, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं? देखो, पहले पौधों से बात करते हैं। हमने कल एक बात कही थी, एक्सक्रीशन, जो फंडामेंटल फीचर में बात करी थी कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं वो अमोनिया के रूप में अपना नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं। पक्षी होते हैं, पानी कमी होती है, वो यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। ऐसे जो स्तनधारी है वो अपने यूरिया के रूप में निकालते हैं, है ना। हमारे लिवर में आर्थिनिन साइकिल चलती है, उसमें जो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड जो NH2 ग्रुप होता है, उस ग्रुप को निकालकर अमोनिया यूरिया बना दिया जाता है और उसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और वो पानी के साथ घुल घुलाकर हमारी किडनीज को फिल्टर करके यूरिया ग्रुप में बाहर निकाल देती है। मूत्र के रूप में बाहर हम लोग एक्सपेल कर देते हैं ना। अब पौधों में तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम है नहीं भाई, तो पौधे कैसे निकालें? उनके अंदर भी तो हानिकारक प्रोडक्ट, भाई कोशिका तो उनकी भी है, तो उनके अंदर भी तो हानिकारक पदार्थ बनते होंगे जो जिनको त्यागना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या तरीका है? आपने देखा है कि पौधे अपनी छाल के रूप में निकालते रहते। आपने सफेदा का यूकेलिप्टस पौधा देखा है, वो अक्सर निकालता रहता है ना। एक तो ये तरीका होगा, मान लो छाल बार के रूप में निकाल दे, और बताओ पत्तियों के रूप में, शाबाश, किसके रूप में? पत्तियों के रूप में। कुछ गोंद वगैरह जैसा भी निकालते हैं वो लोग, है ना, हालांकि हमारे बड़े काम की चीज है वो। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ गई, जो पत्ती हरी रहेगी तो वो
मजबूती से जुड़ी रहती है। जो पीली पड़ जाती है वो आसानी से टूट जाती है ना। तो आखिर क्यों वो पीली क्यों हो जाती है? जब देखो, एक तो हो जाता है कोई रोग की, किसी मिनरल की कमी हो जाए या कोई रोग हो जाए पौधे के लिए, एक तो तब पीली होती है। यदि पत्ती पौधे को खुद गिरानी हो, मान लो जैसे पतझड़ आता है, डेसिडुअस टाइम जब आता है, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जो पतझड़ वन होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी पत्तियां गिरा देते हैं। अब कितना क्लोरोफिल उसके पास प्रेजेंट था, वो सारा नीचे गिर जाएगा। तो क्या करते हैं पौधे, अपने हानिकारक पदार्थों को उसमें डाल देते हैं पत्तियों में, और जो क्लोरोफिल है, जो हमारा हमारा जो क्लोरोफिल है, उसको एब्जॉर्ब करके तने में इकट्ठा कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जितना ग्लूकोज, जितना भोजन इकट्ठा, उसको भी तने में इकट्ठा कर लेंगे, और क्या करेंगे, और जो हानिकारक पदार्थ उसको पत्तियों में भेज देंगे, और पत्तियों को क्या कर देंगे, फॉल डाउन हो जाएंगी, सारी नीचे गिर जाएंगी। तो उसका एक्सक्रीशन एक ये भी मेथड है। ठीक है। अब आप ये नहीं सोचोगे, जब नई पत्तियां आएंगी तो उसमें फिर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट अपने आप आ जाता है ना। और बता दें आपको, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का निर्माण सूर्य के प्रकाश में होता है। आप देखना, जब भरी सर्दी पड़ती है, जब कोहरा पड़ता है, जब धूप नहीं निकलती महीना महीना, तो सारे पौधे पत्ती नीचे गिर जाती हैं। तो जब तक पत्तियां आनी शुरू नहीं हो जाती, जब तक कि रेगुलर धूप निकलना शुरू ना हो जाए, देखा ना। और जैसे रेगुलर धूप, इसी को हम बसंत ऋतु बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन, समझे आप लोग। तो उस समय बसंत ऋतु में रेगुलर धूप निकलना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, जो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल, उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, और नई पत्तियों में क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो एक तो ये चीज थी। जबकि ऐसा जो है, उसमें जंतुओं में क्या है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। देखो, अलग अलग जानवरों में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जैसे जो कम विकसित एक कोष के जीव हैं, उसमें एक ही कोष का सब कुछ चल रहा होता है। एक कोष के जीवों का जीवन होता है बिल्कुल एक कमरे वाली लाइफ, जैसे स्टूडेंट रहते हैं। अब आप लोग कहीं रहे होंगे, रहते भी होंगे, उसमें क्या है कि एक ही कमरे में रसोई भी होगी, स्टडी टेबल भी होगा, बेड भी होगा, बैठने के लिए कुर्सी भी होगी, एक ही रूम में सब कुछ है ना। तो एक ही कमरे से जब बना हुआ है ये पूरा घर, तो एक ही कमरे में होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो सिस्टम है, ये एक कोशिकाओं को होता है। तो क्या करते हैं, उसी सेल मेम्ब्रेन से वो भोजन को लेते हैं, ठीक है, और उसी सेल मेम्ब्रेन से अपने एक्सक्रीटिव वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। समझे आप लोग? कुछ जैसे पैरामीशियम में होती है कॉन्ट्रेक्टाइल, बिल्कुल ज़्यादा पानी है उसको बाहर निकाल दिया, उसके साथ हानिकारक पदार्थों को बाहर, हानिकारक जो उसमें घुलनशील मिनरल्स वगैरह, उनको भी निकाल देंगे। ठीक है। उनसे विकसित जानवर जैसे नेफ्रिडिया पाई जाती हैं, जैसे केंचुआ है, उसमें नेफ्रिडिया पाई जाती हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे इसको, कैसे नेफ्रिडिया काम करती हैं, कैसे नेफ्रिडिया पाई जाती है केंचुआ में। तो जितने भी एनिलिडा हैं उसमें नेफ्रिडिया पाई जाती हैं, और वो नेफ्रिडिया से फिर अपना हानिकारक वेस्टेज को निकालते हैं। जो विकसित जानवर हैं उनमें किडनी पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है, नेफ्रॉन से फिल्टर कर करके यूरिन को बाहर निकाल देते हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलो, एक होता है लाइसोसोम, है ना। क्या होता है? लाइसोसोम। इसको लैन काय भी बोलते हैं, है ना। सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं ना, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल, है ना, आत्महत्या की थैली, इसको बोलते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ शैवालों में ये देखा जा सकता है। ठीक है। चलिए, और क्या है, एक चीज है कोशा विभाजन, सेल डिवीजन। देखो, जब हम बात करेंगे कोशिका की, सेल डिवीजन होता है एनिमल में। मेरी बात सुनो, प्लांट्स में क्या होता है, पहले मैं प्लांट्स की बात कर लेता हूं। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे एक ये कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है, इसकी क्या है, सेल वॉल है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कायदे से बनाता हूँ। इसकी क्या है, सेल वॉल है, ऐसे मानो, ऐसे मानो। ठीक है। इसकी क्या सेल वॉल है, इसका न्यूक्लियस। जब इसको डिवाइड करना होगा तो ये थोड़ी सी, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस इधर चला गया और इधर चला गया, है ना। तो न्यूक्लियस क्या रहता है, क्रोमोसोम रहते हैं एक्चुअल में, गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है। तो मान लो यहाँ ये गुणसूत्र पहुंच गए इनके, तो जब डिवाइड हुई एक से 2 में होना होगा,
तो यह फ्रेगमोप्लास्ट बन जाएंगे, और फ्रेगमोप्लास्ट प्राइमरी वाल का काम करेगा, ठीक है। और ये जो वाल जो बनी इसको बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? सेल प्लेट मेथड से पौधों की कोशिका का डिवीजन होता है। इस पर फिर इधर से सेकेंडरी वाल जम जाएगी, फिर टर्सरी वाल जम जाएगी, इधर से फिर सेकेंडरी वाल, इधर से टर्सरी वाल, और ये दो कोशिका क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे ये है, तो ये एक न्यूक्लियस है इसका, इसको दो में डिवाइड होना होगा। तो कैसे डिवाइड होगा? मान लो इसके क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ऐसे करके अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर इन्वेजिनेट करेगी। क्या करेगी ये? इन्वेजिनेट, मतलब अंदर, जैसे बैलून देखा आपने, बैलून जो होता है, बैलून घुमा लो, एक उंगली इधर से करो, एक इधर से करो, ठीक है, और वो आधा आधा हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड, ठीक है। चलिए, तो कोशिका विभाजन में ये सेल प्लेट मेथड से होता है और ये सेल फरो मेथड से होता है। इसको बोलते हैं सेल फरो मेथड, है ना। इसमें इन्वेजिनेशन होता है, ये आगे चलकर ये दो में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस बन जाएगा जो छूटा हुआ है, ऐसे कोशिका हो जाएगी। इसमें सेल प्लेट मेथड से और इसमें इससे। और ये पदार्थ होता है कैल्शियम पेक्टेट वगैरह होते हैं, तो ये बना देते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो पौधों में और जंतुओं में होते हैं, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है? मिनरल न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। हम कोई पदार्थ बना बनाया खाते हैं, ठीक है। और पौधे कैसे करते हैं? अपना फोटोसिंथेटिक तरीके से अपना भोजन बना लेते हैं, जड़ों द्वारा वो अपना मिनरल लेते हैं, ठीक है। फंजाई की मैंने बात की थी, थोड़ा सा फंजाई में बता दूं। फंजाई क्या करती है? फंजाई एक तरह से परजीवी तो है, ये पैरासाइट टाइप की तो है ही। वो जहाँ रहती है वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेती है। वो अपने एंजाइम रिलीज कर देगी उस पदार्थ को, उसको पच जाएगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज की कक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद भी कोई ऐसी लगता है आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ क्वेरी है, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वो लिख भेजें, कमेंट में लिखें। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी ईमेल आईडी भी डाल देंगे, उस पर भी अपनी क्वेरी या अपनी सलाह, अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और जो बच्चे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्लास के पहले पूछ सकते हैं, क्लास के बाद ही पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास ही पूछ सकते हैं।